Question number 16. X Limited earned a profit of rupees 1 lakh after charging depreciation 20,000 and transfer to reserve and goodwill amortized, gain on sale of machinery. देखिए इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए हमें जितने भी डिविडेंड हैं उन्हें एडजस्ट कर देना है। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स रिफंड, इनको एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएगा। फिर हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस लॉसेस को प्लस करेंगे और गेन्स को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट दिया हुआ है 1 लाख रुपए। देखिए इसमें बताया गया है कि ये जो 1 लाख प्रॉफिट है ये डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, गुडविल और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी का एडजस्टमेंट करने के बाद है। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफर टू रिजर्व को ऐड करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व है 30,000 रुपए। ये 30,000 ऐड करने के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। 1,30,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंस और लॉस हैं उन्हें प्लस करेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक तो डेप्रिसिएशन है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपए। इसके अलावा गुडविल को एमोटाइज किया गया है, वो भी हमारा नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस है जो कि P&L में डेबिटेड है, उसे हम प्लस करेंगे 7,000 रुपये। इसके अलावा आपको गेन ऑन सेल ऑफ मशीन दिया हुआ है। देखिए ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है, इसे माइनस किया जाएगा क्योंकि हमें सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग हटा के केवल ऑपरेटिंग नेचर का कैश निकालना है कि कितना कैश इंक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से। 3,000 रुपये ये माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,54,000। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए कौन सी चीज को प्लस करेंगे, कौन सी को माइनस करेंगे। देखिए अगर करंट एसेट डिक्रीज हो जाती है अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम प्लस करेंगे, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो हम प्लस करेंगे। इसके अलावा अगर करंट एसेट इंक्रीज होती है माइनस, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको देखिए अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर्स शोड एन इंक्रीज। डेटर्स मतलब करंट एसेट इंक्रीज हो गई है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट इंक्रीज हो गई है, बिल रिसीवेबल करंट एसेट डिक्रीज है, और बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी ये भी डिक्रीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी ये भी डिक्रीज है। तो अब हम इन्हें प्लस माइनस करेंगे। आप इसको देखिए एक बार इन्हें याद कर लेंगे तो फिर इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहला दिया हुआ है डेटर्स इंक्रीज हुए हैं 6,000 रुपए से। देखिए डेटर्स करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो डेटर्स इंक्रीज हुए हैं 6,000 रुपए से तो ये माइनस होगा। इसके बाद दिया क्रेडिटर्स इंक्रीज, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं 10,000 रुपए से। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज 200 रुपए से। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं 200 रुपए से। इसके बाद बिल रिसीवेबल डिक्रीज, बिल रिसीवेबल करंट एसेट है, डिक्रीज है, बिल रिसीवेबल हुए हैं डिक्रीज, प्लस करेंगे 3,000 रुपए। बिल्स पेबल डिक्रीज, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्लस माइनस करते हैं 4,000 रुपए से। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज है तो माइनस करेंगे 2,000 रुपए से। तो देखिए इन सारी चीजों को प्लस माइनस करने के बाद आएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमारा आंसर आ रहा है 1,54,800। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022। रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट।
इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल्स, ये आपको करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके लिए पहले हमें इन चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। इंटरिम डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिविडेंड की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व की नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उसे हम पहले एडजस्ट करेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, देखिए यहाँ पर एक जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का गेन है, तो इसे हम पहले माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आएगा, फिर हम कैश फ्लो को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 6,40,000, ये आफ्टर टैक्स है। पहले तो हमें बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, तो जो प्रोविजन हो चुका है टैक्स का उसे हम वापस प्लस कर देंगे। जो प्रोविजन फॉर टैक्स इन्होंने P&L में डेबिट किया है, तो इसके लिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 20,000 रुपये। देखिए इसके बाद इसमें ये नहीं बताया गया है कि इस साल कितना टैक्स के लिए प्रोविजन किया है या कितना पे किया है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है उतना ही टैक्स पे किया गया है, मतलब 15,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उतना ही इस साल प्रोविजन किया गया है टैक्स के लिए, तो प्रोविजन हो गया 20,000 रुपये। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि इस साल कितना प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ है, वो हम प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000 रुपये। इसके अलावा कोई भी और आइटम जो कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए प्लस माइनस करते हैं, तो उसमें देखिए डिविडेंड की, ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है जो कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, उसे माइनस किया जाएगा क्योंकि वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का गेन है। हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ये आपका इंश्योरेंस क्लेम जो 50,000 है ये आप माइनस कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो ये आ जाएगा 6,10,000। इसके बाद हमें ऐड करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस, और माइनस करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के गेन जो कि P&L में क्रेडिटेड है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन दिया है। देखिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 55,000 रुपये, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो कि P&L में डेबिटेड है, हम इसे प्लस कर देंगे। इसके अलावा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है जो कि एक हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है, ये P&L में क्रेडिटेड है, इसे माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया 6,45,000, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखिए इसके बाद हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर करंट एसेट डिक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, और करंट एसेट इंक्रीज होगी तो माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी हमें एसेट्स दी हुई हैं। एक तो इन्वेंट्री दिया है। देखिए इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 1,15,000, इसका मतलब इन्वेंट्री 10,000 से कम हो गई है। इन्वेंट्री करंट एसेट है, करंट एसेट कम होती है तो प्लस करते हैं, तो इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है 10,000 रुपये से। इसके बाद आपको दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 1,10,000 से 1,50,000 हो गए। ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 40,000 रुपये। इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है 6,000 से 20,000, इंक्रीज हुआ है 14,000 से, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। इसके बाद देखिए ट्रेड पेबल्स, ये करंट लायबिलिटी है 80,000 से 1,10,000, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 30,000 रुपये से, प्लस करेंगे।
तो ये दो चीज़ें प्लस हो रही हैं और ये दो चीज़ें माइनस हो रही हैं। तो अब हम आंसर निकालेंगे, वो आएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये बिफोर टैक्स, अभी टैक्स पे नहीं किया है, टैक्स पे करेंगे उसके बाद हमारा नेट आंसर आएगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रहा है 6,31,000। लेकिन ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये बिफोर टैक्स है, हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड। देखिए टैक्स पे कितना किया जाएगा, जितना पिछले साल का प्रोविजन है उतना टैक्स पे किया होगा, मतलब 15,000 रुपये टैक्स पेड है। तो हम टैक्स पेड माइनस कर देंगे 15,000 रुपये। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने यहाँ पर माइनस किया है वो यहीं पर प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस क्लेम है ये हमने यहाँ तो माइनस कर दिया, लेकिन ये ना तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है और ना ही फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो ये ऑपरेटिंग में ही बाद में वापस प्लस कर दिया जाता है। तो ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, ब्रैकेट में बता देंगे कि ये है इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम है हमारा 50,000 रुपये, ये प्लस हो जाएगा। अब हमारा आंसर आ जाएगा 6,66,000। ये हमारा नेट आंसर है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिया है 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन 2,000। इसके बाद आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके लिए हम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस करते हैं और रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन को माइनस करते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है। इसका मतलब ये जो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। तो हम इसे लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया 10,000 रुपये। अब हमें इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस को प्लस करना होता है। तो देखिए एक ही दिया हुआ है केवल डेप्रिसिएशन, जो कि है 2,000 रुपये, एक तो ये प्लस हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दिया है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स P&L में DR होता है अगर हम प्रोविजन को बढ़ा रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस 1,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 1,200 है। इसका मतलब हमने करंट ईयर में 200 रुपये का PBD क्रिएट किया है, जो कि एक नॉन कैश एलोकेशन है, इसीलिए हम इसे प्लस कर देंगे। देखिए PBD इंक्रीज होता है तो प्लस कर देते हैं क्योंकि वो P&L में DR होता है, और PBD अगर डिक्रीज होता है तो उसे माइनस कर देते हैं क्योंकि वो P&L में क्रेडिटेड होता है। तो ये 200 हमारा प्लस हो गया। अब हमारा ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 12,200 रुपये। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जितनी भी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी दी हैं उन्हें हम प्लस माइनस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। प्लस क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होता है। इसके अलावा माइनस क्या होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है। तो ये आपको करना है। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया है ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग बैलेंस 14,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 15,000 है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल 1,000 से बढ़ रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है और करंट एसेट बढ़ता है तो माइनस करते हैं 1,000 से ट्रेड रिसीवेबल। इसके बाद PBD का तो हम यहाँ पर कर चुके हैं। इसके बाद ट्रेड पेबल्स 13 से 15 हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, 2,000 रुपये से इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले था 5,000, अब हो गया 8,000, इंक्रीज हो रहा है। और इन्वेंट्री करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, 3,000 रुपये से माइनस करें। इसके बाद दिया है अदर करंट एसेट, एक 10,000 से 12,000 हो गया है। देखिए अदर करंट एसेट भी करंट एसेट ही है, 10,000 से 12,000 हो गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होता है करंट एसेट तो माइनस करते हैं। इसके बाद देखिए एक्सपेंस पेबल। एक्सपेंस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है और देखिए 1,000 से 1,500 हो गए। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख सकते हैं या एक्सपेंस पेबल, एक ही बात है। 500 रुपये से इंक्रीज हुआ है। इसके बाद देखिए ये दिया प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, 2,000 से 1,000 मतलब कम हो गया है। देखिए करंट एसेट कम होती है तो प्लस करते हैं। इसके बाद दिया है एक्रूड इनकम।
एक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो हम अर्न कर चुके हैं लेकिन मिली नहीं है। एक्रूड इनकम भी करंट एसेट है, 3000 से 4000 इंक्रीज हो गई है। करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। इसके बाद दिया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम हमारी करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। अब देखिए इन सब चीज़ों को तीनों को प्लस करके और इनको माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 7700 रुपये। ये है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ नेट प्रॉफिट दिया है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस 8 लाख रुपए। फाइनल डिविडेंड, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड रिसीव। इसके बाद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस बताए हैं। इसके बाद इनकम टैक्स रिफंड और इनकम टैक्स पेड। देखिए यहाँ पर हमें पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम नोट बनाएंगे और नोट वाली जितनी भी चीजें इसमें होंगी उन्हें देख के हम प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए नोट में हमें डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस एंड लॉस ये प्लस करने होते हैं और टैक्स रिफंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन माइनस करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक तो फाइनल डिविडेंड दिया है, ये प्लस होगा नोट में। कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का गेन है, इसे हम माइनस करेंगे। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होगा, इनकम टैक्स रिफंड माइनस होगा। तो पहले हम नोट बना लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट। तो सरप्लस के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रॉफिट बताया हुआ है 8 लाख रुपए। अब हम सबसे पहले क्या प्लस करते हैं इसमें, फाइनल डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड क्वेश्चन में बताया गया है 1,10,000। इसके बाद है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद है ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि करंट ईयर में कितना प्रोविजन किया गया है, 1,10,000 का ही प्रोविजन किया है। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नहीं है। टैक्स रिफंड बताया गया है, वो माइनस होगा। टैक्स रिफंड का अमाउंट है 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन भी माइनस होता है। तो आप इसमें देखिए बताया कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर जो कि P&L में क्रेडिटेड है, तो उसे हम माइनस करेंगे क्योंकि वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का गेन है। हमें बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। तो 75,000 का जो कंपनसेशन है वो हमने माइनस कर दिया। अब ये हमारा 9,35,000 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो देखिए ये तो हो गया। इसके बाद हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। देखिए ये हम पहले ही निकाल चुके हैं 9,35,000। अब हमें इसमें क्या प्लस करना होता है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं उन्हें हम प्लस करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ऐसा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर का। एक तो देखिए ये डेप्रिसिएशन है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है, इसे माइनस करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम है, ये इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, इसे भी माइनस करेंगे। तो आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो एक है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 1,50,000। इसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है 30,000। माइनस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है 90,000, ये माइनस होगा तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव होना ये इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग है, माइनस करेंगे। अब जो आएगा ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखिए ये आ रहा है हमारा 10,05,000 रुपये।
इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करना है। तो देखिए वो क्या करेंगे, हम प्लस क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट अगर कम हो रही है अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम प्लस करते हैं, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग उसे प्लस करते हैं, माइनस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इन्हें माइनस करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। देखिए इन्होंने डायरेक्टली ही ये बता दिया है, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट। तो हम इन्हें प्लस माइनस करते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट 40,000 है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 70,000 है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 10,000 है, ये माइनस होगा इसलिए हम इसे ब्रैकेट में दिखाएंगे, और इंक्रीज इन करंट एसेट 60,000 है, ये भी माइनस में दिखाएंगे। अब हमारा आंसर आएगा 10,45,000। देखिए ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। इसके बाद हमें माइनस करना होता है इसमें से टैक्स पेड। तो देखिए टैक्स पेड आपको क्वेश्चन में बताया गया है 1,20,000 रुपये, लेकिन जो टैक्स पेड है वो नेट ऑफ रिफंड करके माइनस करते हैं। तो देखिए टैक्स पेड है 1,20,000 और इसमें से रिफंड कितना है 10,000, तो नेट जो टैक्स की वजह से कैश का आउटफ्लो है वो 1,10,000 है, ये ही माइनस किया जाएगा। इसके अलावा जो आपने यहाँ पर कंपनसेशन जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का गेन है जो हमने यहाँ पे माइनस किया था, वो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड तो है नहीं, इसीलिए उसे आखिरी में ऑपरेटिंग में ही ऐड कर लेते हैं। तो जो कंपनसेशन हमने नोट में माइनस किया था वही यहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा 75,000। अब जो हमारा आंसर आएगा ये हमारा फाइनल आंसर है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,10,000। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू विश्वास लिमिटेड। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू आ गया। इसके बाद एक्सपेंस दिए हैं, टोटल एक्सपेंस आ गया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। देखिए यहाँ पर आपको जो अदर इनकम हेड है उसकी डिटेल दी है, चेंज इन इन्वेंट्री की डिटेल दी हुई है, अदर एक्सपेंस की डिटेल दी हुई है। इसके बाद आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ की भी इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर, जिससे हम ये निकाल सकेंगे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले चाहिए होता प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके लिए हमें नोट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी को हम ले लेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखिए जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसे हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट नहीं हुआ है। देखिए अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या लॉस होता तो वो अदर इनकम में या अदर एक्सपेंस में डिटेल में दिया हुआ होता, तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है और प्रॉफिट ये बिफोर टैक्स वाला ही है, तो हम ये लिख देंगे 2,44,000। इसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस। तो देखिए नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग होगा लॉस, तो वो अदर एक्सपेंस में दिखाई देगा। और आप देखिए अदर एक्सपेंस में क्या क्या है, यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये एक नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, इसे हम प्लस करेंगे। और दूसरी चीज देखिए आपको डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस दिया हुआ है 1,85,000, ये हमारा नॉन कैश है। तो बस ये दो ही चीजें हैं, एक ये नॉन कैश है और इसके अलावा ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है। तो ये दो चीजें तो प्लस हो जाएंगी। इसके बाद हम माइनस करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के इनकम और गेन, वो आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L में अदर इनकम में दिखाई देंगे। तो देखिए अदर इनकम में क्या क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारी इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसे हम माइनस करेंगे। इसके अलावा गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है, इसे भी हम माइनस करेंगे। तो ये दो चीज़ें प्लस होनी है और दो चीज़ें माइनस होनी है। एक है लॉस ऑन
सेल ऑफ एसेट ये प्लस होगा क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है 36,000 रुपये। और एक जो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन दिया हुआ है ये नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस है, इसे भी प्लस करेंगे। और लेस क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जितने भी गेन है या इनकम है, तो जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव होना इनकम है और ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, इसे माइनस कर देंगे। और जो गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ प्लांट ये भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है, इसे भी माइनस कर लेंगे क्योंकि हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, इसीलिए जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट हैं उन्हें हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब एक्सपेंस है तो प्लस कर देते हैं, गेन है तो माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया 4,20,000। देखिए इसके बाद हमें क्या करना होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस आए हैं उन्हें हमें प्लस माइनस करना होता है। तो देखिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। एक तो ट्रेड पेबल है, आप देखिए ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस 2.5 लाख है, क्लोजिंग 2,78,000 है, इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल ये भी इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, देखिए कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो करंट लायबिलिटी है, पहले 5,000 था अब नील है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम हो गया है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 22,000 से 25,000 इंक्रीज हो गया है 3,000, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, आप देखिए इधर इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री 2,84,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख है, मतलब इन्वेंट्री 16,000 से बढ़ गई है। इन्वेंट्री करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो इन्हें हम एडजस्ट करते हैं, पहला हम ऐड वाली चीजें, उसके बाद लेस। देखिए ऐड क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर क्या क्या है, एक तो जो ट्रेड पेबल है वो इंक्रीज हुआ है 28,000 रुपये से, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है 37,000 रुपीज से, ये माइनस होगा। इसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस है तो वो डिक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे 5,000 रुपये। इसके बाद एक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है सेलिंग एक्सपेंस जो कि इंक्रीज हो रहा है तो उसे प्लस करेंगे 3,000 रुपये। इसके बाद इन्वेंट्री है जो कि इंक्रीज हो रहा है 16,000 रुपये से तो इसे माइनस करेंगे, करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो देखिए ये दो चीजें प्लस हैं और ये तीन चीजें माइनस हैं, इनको एडजस्ट करने के बाद आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, ये आ रहा है 3,93,000। इसके बाद हम इसमें से माइनस करते हैं टैक्स पेड। अब हम देखते हैं टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन क्या दी है। देखिए टैक्स पेड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन केवल ये प्रोविजन फॉर टैक्स बताया है 64,000। जब टैक्स पेड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो करंट ईयर का प्रोविजन है हम मान लेते हैं कि उतना ही टैक्स पे किया गया है, तो 64,000 टैक्स पे किया है। अब हमारा आंसर आ गया 3,29,000, ये है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। आर्था लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 3,000 रुपये का करंट ईयर में प्रोविजन बनाया गया है। ये एमोर्टाइजेशन का अमाउंट है, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है जो कि नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है। इसके अलावा एक मशीन है जिसकी की कॉस्ट 40,000 है और उस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है 18,000, इसको सेल कर दिया गया है 17,000 के नुकसान पे। इसके बाद आपको दिया है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, यहाँ देखिए अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स और बिल रिसीवेबल, स्टॉक, कैश एट बैंक, अकाउंट्स पेबल मतलब बीपी और क्रेडिटर्स, एक्सपेंस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट दिया है आपको,
इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिए हैं। देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स्ड एसेट है, और ये प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है। तो देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी हैं जो कि हमें नोट में एडजस्ट करनी होती हैं। तो नोट वाली कौन सी चीज़ें हैं, देखिए नोट में हम ये सारी 5 चीज़ें प्लस करते हैं और ये 2 चीज़ें माइनस करते हैं। तो आप देखिए डिविडेंड की इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर। फाइनल डिविडेंड देखिए जो पिछले साल प्रपोज किया है 10,000 और इस साल प्रपोज किया 12,000। तो जो पिछले साल प्रपोज किया है उसी डिविडेंड को इस साल प्रोवाइड भी किया गया होगा और पे भी किया गया होगा। तो जो पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड होता है वही फाइनल डिविडेंड होता है करंट ईयर के लिए। इंटरिम डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स बताया हुआ है, यहाँ पर बताया है प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 6,000 और क्लोजिंग बैलेंस 4,000। लेकिन प्रोविजन कितना किया है ये भी क्वेश्चन में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए सबसे पहले कि करंट ईयर में टैक्स के लिए 3,000 प्रोविजन किया है। तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेंगे और वहां से पता कर लेंगे कि इस साल कितना टैक्स पे किया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस कुछ नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन भी नहीं है। तो सबसे पहले हम नोट बना लेते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एज पर सरप्लस दिया हुआ है 90,000 और जो डिविडेंड है पिछले साल जो प्रपोज किया गया था वो हमारा फाइनल डिविडेंड होगा इस साल के लिए। उसे इस साल के सरप्लस अकाउंट में डीआर किया गया होगा, इसलिए उसे हम प्लस कर रहे हैं 10,000 रुपये। इसके अलावा करंट ईयर में 3,000 रुपये का प्रोविजन फॉर टैक्स किया गया है, तो वो हम 3,000 यहाँ प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 1,03,000 रुपये। देखिए इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये हमने अभी अभी निकाला है 1,03,000 रुपये। इसके बाद हम इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंस और लॉस हैं उन्हें प्लस करते हैं। तो देखिए एक तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है अमाउंटाइजेशन ऑफ गुडविल। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर मशीन जो है बेची है 40,000 की एक्यूमुलेट 40,000 की कॉस्ट की, जिस पर कि 18,000 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है, इसको 17,000 के नुकसान पे बेचा गया है। तो ये 17,000 का जो लॉस है ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है। और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, इसे हम माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए मशीन है तो उस पर डेप भी लगा होगा। मशीनरी का इन्होंने हमें प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो हम एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं, वहां से पता कर लेते हैं कि इस साल प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया गया है। देखिए प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 1,30,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 94,000। अब आपको प्लांट एंड मशीनरी पर जितना डेप लगा है इस साल उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के सेल की इन्फॉर्मेशन दी है कि एक 40,000 की कॉस्ट की प्लांट एंड मशीनरी है जिसको कि बेचा गया है और उस प्लांट एंड मशीनरी पर 18,000 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है। तो देखिए 40,000 की मशीन पर 18,000 डेप एक्यूमुलेट हो चुका है, इसका मतलब बेचते समय उसकी रिटन डाउन वैल्यू है 22,000 रुपये। अब इस मशीन को बेचते समय लॉस हुआ है 17,000 रुपये का। तो देखिए 17,000 रुपये का लॉस हुआ है, इसका मतलब ये मशीन हमने कितने में बेची है, 5,000 रुपये में। तो बाय बैंक आ जाएगा, मशीन को बेचने पर 5,000 रुपये मिले हैं। और जो लॉस हुआ है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, बाय P&L। ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, कितना लॉस है, 17,000 रुपये। अब एक चीज देखिए 1,30,000 की मशीन थी जिसमें से ये 22,000 वाली मशीन बेच दी। तो देखिए 1,30,000 में से 22,000 अगर हटा दें तो बचता है 1,08,000, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 94,000 दिया हुआ है। तो जो डिफरेंस है वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, बैलेंसिंग फिगर में। तो बैलेंसिंग फिगर में हमें पता चल गया कि करंट ईयर में 14,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगाया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं। एक तो एमोर्टाइजेशन का अमाउंट दिया हुआ है, गुडविल का एमोर्टाइजेशन हुआ है 12,000 रुपये एमोर्टाइजेशन है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम निकाल चुके हैं 14,000। इसके बाद
ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, इसे भी प्लस करेंगे। 17,000 रुपये का लॉस हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दिया है ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है, इसे माइनस करेंगे। तो ये करने के बाद हमारा 1,41,000 आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हमें क्या करना होता है, वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम प्लस और माइनस करते हैं। तो देखिए प्लस क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करते हैं, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग इसे प्लस करते हैं। माइनस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अब हम देखते जाएंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, और उसमें जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसे हम प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल 16,000 से 20,000 हो गया, इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। इसके बाद स्टॉक 15,000 से 12,000 कम हो गया, करंट एसेट कम होती है तो प्लस करते हैं। इसके बाद कैश एट बैंक इसको नहीं लिया जाएगा, केवल हम करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते हैं। अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी है, और देखिए अकाउंट पेबल 11,000 से 9,000 हो गए, कम हो रहे हैं तो माइनस किया जाएगा, करंट लायबिलिटी कम हो रही है। एक्सपेंस पेबल ये भी करंट लायबिलिटी है, 5,000 से 6,000 इंक्रीज हो गया है, इसे प्लस किया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स इसका हम अभी अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म ये हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसे हम नहीं लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी ये फिक्स एसेट है। प्रपोज्ड डिविडेंड ये हम कर चुके हैं, अब हम इसे प्लस माइनस कर देते हैं। तो प्लस में क्या क्या था, एक तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा था, और जो एक्सपेंस पेबल थे वो इंक्रीज हो रहे थे। इसके अलावा जो अकाउंट रिसीवेबल है 4,000 वो इंक्रीज हुआ था, अकाउंट रिसीवेबल 16,000 से 20,000 हो गए थे। और जो अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल मतलब आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये हमारे डिक्रीज हो रहे थे 2,000 से, तो ये भी माइनस होगा। तो ये सब करने के बाद हमारा आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, तो ये आ गया हमारा 1,39,000। देखिए इसके बाद हम माइनस करते हैं टैक्स पेड। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टैक्स पेड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, और प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और ये भी बताया कि करंट ईयर में कितना टैक्स प्रोवाइड किया गया है। तो हम एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी अकाउंट है, इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो देखिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस है 6,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस है 4,000 रुपये। तो यहाँ हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 6,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस CD करके यहाँ 4,000 लिख देंगे। अब देखिए इस साल कितना टैक्स प्रोवाइड किया गया था, यहाँ पर हमने प्लस किया था प्रोविजन फॉर टैक्स 3,000, तो बाय P&L आएगा। ये क्या होता है, प्रोवाइडेड, करंट ईयर में कितना टैक्स प्रोवाइड किया है। देखिए अगर आपको ये नहीं बताया जाता है कि कितना प्रोवाइड किया था, तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो ही प्रोवाइडेड होता है, और जो ओपनिंग बैलेंस है वो होता है टैक्स पेड। लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइडेड बताया हुआ है, तो टैक्स पेड का अमाउंट हमें बैलेंसिंग फिगर में मिलेगा। तो देखिए इधर का टोटल है 6 और 3 9,000 माइनस 4, तो ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया 5,000, मतलब करंट ईयर में 5,000 का टैक्स पे किया गया है, ये यहाँ से माइनस होगा। अब हमारा आंसर आ जाएगा 1,34,000। ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।